हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मटेरियल केमिस्ट्री का जो की है उसका सेकंड पार्ट, यानी जो 16 जनवरी को पेपर हुआ था, 16 जनवरी 2021। उस पेपर का जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं। जो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बताया था आपको, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे जिसको मैंने एन सर्कल किया है, यहाँ पे लिखा है मैंने एट लो टेम्परेचर लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट वेरीज एज। ये T3 लॉ है। एक्चुअली मुझे ए पे टिक मार रहा था लेकिन बी पे चला गया, यानी ये 1/T3 क्यूब नहीं है, ये डायरेक्टली टी क्यूब है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है, बी नहीं है। ये गलत इसे उस टाइम पे हो गया जल्दबाजी में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने जो असली हमें की बनाना है, यानी क्वेश्चन नंबर 29 ऑनवर्ड्स, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे है, ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 29। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉप डाउन अप्रोच फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स में क्या टॉप डाउन मेथड कौन सा? टॉप डाउन मतलब बड़े पार्टिकल से छोटा पार्टिकल कहाँ पे बनाते हैं। देखो, सबसे पहले मैं मैकेनिकल ग्राइंडिंग के बारे में बताऊं। इसमें हम बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एचिंग मतलब ऐसे खरोचना, तो उसमें भी हम बड़े सब्सटेंस से यानी बल्क से नैनो पार्टिकल्स की तरफ आते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो मैं बोलूँगा इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी बोथ ए एंड बी। उसके बाद में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ स्टीरिएट। स्टीरिएट का फार्मूला जो फार्मूला है ना वो है C17H35 COO नेगेटिव। तो C17H35 वो ये आता है सी पोर्शन, सी पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये है स्टीरिएट यानी C17H35 C डबल बॉन्ड O और ये COO और नेगेटिव। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31, विच पार्ट ऑफ द स्टीरिएट आयन इज हाइड्रोफोबिक। स्टीरिएट आयन में कैसा रहता है? एक ये रहता है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये वाला इसको बोलते हैं हेड। और ऐसे 17 कार्बन की एक टेल रहती है जो हाइड्रोकार्बन टेल है। ये टेल जो है नॉन पोलर है, यानी ये हाइड्रोफोबिक टेल है, और ये हाइड्रोफिलिक हेड। तो मैं बोलूँगा जो ये चेन है, चेन या टेल, ये हाइड्रोफोबिक रहता है। कौन सा? ये वाला हाइड्रोकार्बन चेन। सो हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक। ये बहुत इजी है, ये 8th लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। द श्रिंकिंग ऑफ जेल इज टर्म्ड एज। ऐसे अगर हम जेल रखेंगे ना, अगर वो श्रिंक हो जाए, सूख जाए, यानी उसमें वाटर लॉस हो जाए, उसको बोलते हैं सिनरेसिस, ठीक है। या वीपिंग भी बोलते हैं, वीपिंग ऑफ जेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में आता है द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द बल्क मटेरियल्स मेनली ड्यू टू लार्ज फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एटम्स, ये सही है। हाई सरफेस एरिया, ये भी सही है। स्पेशल कन्फाइनमेंट, ये भी सही है। स्पेशल मतलब स्पेस में इनका कन्फाइनमेंट होता है। तो तीनों के तीनों सही है। और चौथा बोल रहा है कि ऑल ऑफ द अबव। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा डी, सही आंसर, ठीक है। अब इसमें वापस आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आएंगे, वापस नहीं आएंगे, 34 की तरफ। द सिंथेसाइज्ड नैनो पार्टिकल्स फ्रॉम डैश हैव बीन फाउंड टू सेल्फ अरेंज ऑटोमेटिकली। सेल्फ अरेंज मतलब सेल्फ असेंबली मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स हैं ये। तो ऐसा आयरन और प्लेडियम में होता है। कहाँ पे होता है? आयरन और प्लेडियम। यहाँ पे आयरन तो नहीं है लेकिन प्लेडियम है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। समझ में आया? एक मिनट, इसका मैं थोड़ा सा रेंज बढ़ा देता हूँ, हो सकता है साफ दिख जाए, क्लियर। यहाँ पे देखो, तो आई होप ये इतना तो समझ में आ रहा। अब इसके बाद में इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट शुड हैव सरफेस एरिया। देखो, कैटलिस्ट के लिए जो भी हम इंडस्ट्रियल हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट लेते हैं, सरफेस एरिया हमेशा हाई ही होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा हाई होना चाहिए सरफेस एरिया। ये क्वेश्चंस
पता नहीं अब क्या बोलूँ, छोड़ो, आप समझ गए होंगे कि कहाँ से लाए हैं। ठीक है, तो इसके बाद में और एक यहाँ पे क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 36। द टेक्निक्स एम्प्लॉयड फॉर मेजरिंग ससेप्टेबिलिटी इज, ये टेक्निक्स है ससेप्टेबिलिटी मेजर करने के लिए। तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे गॉइज मेथड है, इवेंस एनएमआर मेथड है, क्विंक्स मेथड है। तो मैं बोलूँगा फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नहीं, लेकिन आपको ये पढ़ना ही होता है, एंड इसमें एमएससी में भी सिलेबस में है। ठीक है, जो एमएससी केमिस्ट्री करते हैं। ठीक है, इसके बाद में 37 क्वेश्चन, द प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वर्सेस टी फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस will pass through origin, be parallel to t axis, be parallel to magnetic susceptibility, parabolic in nature। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रहती हैं उनकी ससेप्टेबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर रहती है, ना टेम्परेचर पे वो डिपेंड नहीं करती। अब मैं अगर ससेप्टेबिलिटी वर्सेस टी ग्राफ बना दूं, तो टेम्परेचर कितना भी चेंज करो, कितना भी बड़ा हो, ससेप्टेबिलिटी वही कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ये नहीं बढ़ेगी नहीं। तो इसका मतलब ये टी के पैरेलल ही रहता है ना। तो मैं बोलूँगा फिर बी पैरेलल टू टी एक्सिस, यानी टेम्परेचर एक्सिस। अब आते हैं और एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे देखो, ऑन हीटिंग टू हाई टेम्परेचर्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस चेंज टू, ये आप सबको मालूम है, बहुत हाई टेम्परेचर में मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होती हैं, क्योंकि वहाँ पे रैंडमाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं। क्लियर, यहाँ तक तो सही है। अब इसके बाद में और एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, द बोहर मैग्नेटॉन इज डिफाइंड इन गॉसियन सीजीएस यूनिट्स। ये भी नेट पे से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी ये बहुत ईजी है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। देखो बोहर मैग्नेटॉन को हम कैसे डिफाइन करते हैं एसआई में, एसआई यूनिट्स में। इसको दिखाते हैं हम, म्यू बी इज इक्वल टू ई एच क्रॉस, एच क्रॉस में ई एच बाई 2 पाई। ठीक है, या मैं बोलूँगा सीधा ई एच बाई 4 पाई एम, ये होता है एसआई यूनिट में। लेकिन अगर मैं इसमें सी मिला दूँ, सी, तो ये बन जाता है किसमें, सीजीएस, गॉसियन सीजीएस यूनिट्स में। अब आपको ये देखना है कि ये कहाँ पे मेजर हो रहा है बोहर मैग्नेटॉन, ये इसमें ई एच बाई 4 पाई एम सी। तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन है, राइट। अब इसके बाद में, इन लेंथेनाइड्स मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम मैग्नेटिक मोमेंट जनरली लेते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, यानी अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 1 या एन प्लस 2 सॉरी, या एस इंटू एस प्लस 1 ऐसा लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेंथेनाइड्स जो है ना, लेंथेनाइड्स में ऑर्बिटल्स जो रहते हैं इसके एफ ऑर्बिटल्स वो अंदर की तरफ रहते हैं, और इसलिए इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट रहता है उसमें कंट्रीब्यूशन ऑर्बिटल्स का भी रहता है और इसका ये स्पिन का भी रहता है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट लेते हैं वो दिखाते हैं हम इससे, यानी म्यू इज इक्वल टू जी अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1। अब जे जो है ना, ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का मैं बोलूँगा ये क्वांटम नंबर है। क्लियर, तो ये आप आगे पढ़ लेना, बुक पे से पढ़ लेना, मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल ऑप्शन आप देखो, इसका बी ऑप्शन है। इसके बाद में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर नैनो पार्टिकल्स आर ड्यू टू, देखो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है ना नैनो पार्टिकल्स की जो रहती है, खासकर मेटल नैनो पार्टिकल्स, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। तो यहाँ पे लिखा है इसने एक एब्जॉर्प्शन, कोलिजन, इमिशन, नन ऑफ द अबव। तो मैं बोलूँगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन से होता है एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे। अब आप क्वेश्चन देखो क्या है, देख कार्बन नैनो ट्यूब्स आर कंपोज्ड ऑफ, कार्बन के बने रहते हैं ना, लेकिन यहाँ पे इसने लिखा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के तो नहीं रहते, क्योंकि ग्रेफाइट मल्टी लेयर्ड रहता है। ठीक है, ग्रेफीन शीट्स
लेड, अदर कार्बन नैनो मटेरियल नहीं, ये बना रहता है ग्रेफीन शीट जो रहता है ना, ग्रेफीन शीट। ग्रेफीन शीट मीन्स सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट। सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट अगर हम लेंगे ना, एक ही लेयर, उसको अगर आप ऐसे ट्यूब में ऐसे लपेट देंगे, ट्यूब की तरह लपेट देंगे, तो वो आपको कार्बन नैनो ट्यूब मतलब दिखेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें शीट ही रहता है, सिंगल ग्रेफाइट टाइप शीट रहता है इसमें। अब और एक क्वेश्चन इसने पूछा है, एक्सटेंसिवली यूज्ड नैनो पार्टिकल्स एज कैटलिस्ट। ये भी नेट वाला क्वेश्चन है, ये नेट पे से उठाया है, यानी कंप्यूटर पे से किसी दूसरे ने लिया है। देखो ये भी, ये जो ना, ये सब नैनो पार्टिकल्स जो ना कैटलिस्ट एज कैटलिस्ट यूज होते हैं। सीरियम का बहुत ज़्यादा रोल है, कॉपर का है, लेकिन इसके हिसाब से जो ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे मैं बोलूँगा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड सिर्फ नैनो रेंज में एज कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। बल्क गोल्ड जो रहता है वो इनर्ट रहता है, राइट, ये याद रखना, ये सिर्फ नैनो रेंज में एक्टिव रहता है। फ्लोरीन्स आर स्टेबल विद हाइब्रिडाइजेशन, ये सबको मालूम है। इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 45 वाला क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर देता, नहीं तो ये गड़बड़ कर देगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट का भी प्रॉब्लम है। मैं रात में बनाना पड़ता है, दिन में बिजी रहता है इंसान, तो रात में पेपर बनाना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45, हु इज़ द फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। देखो टर्म जो नैनो टेक्नोलॉजी है ना, नैनो, वो दिया था नोरियो तानागुची, लेकिन फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी रिचर्ड फेनमैन को बोलते हैं, ठीक है। ये फेनमार लिखा है, ये फेनमैन है एक्चुअली। फेनमैन लेक्चर्स आपने सुना होगा। रिचर्ड फेनमैन को बोलते हैं हम फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। द फिनोमेनन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये दिया था कॉमरलिंग ओन्स ने, कॉमरलिंग ओन्स, ये इसने दिया था। समझ में आया? शाबाश। अब हम आते, ये हो गए 46 क्वेश्चन, अब कुछ ही रह गए, 14 क्वेश्चन रह गए। अब यहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी ड्रॉप टू 0, यानी मरकरी कब सुपर कंडक्टर बनता है, ये याद रखना है। रेजिस्टेंस इसकी कब 0 हो जाती, ये सबको मालूम है। कॉमरलिंग ओन्स ने इसी पे काम किया था ना, तो 4.2 केल्विन इसका आंसर है, राइट, यानी सी ऑप्शन है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स जो है वो, इनमें रेजिस्टेंस 0 रहता है और डायमैग्नेटिक नेचर रहते हैं और कंडक्टिविटी बहुत ही हाई रहती है। तो मैं बोलूँगा दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, राइट। दे हैव हाई रेजिस्टिविटी, नहीं, गलत। दे हैव फाइनाइट कंडक्टिविटी, गलत। तो फिर मैं बोलूँगा इसका सही ऑप्शन है ए। अब 49 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स वो प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो, यानी सब्सटेंस का अमाउंट कम ज़्यादा करने से उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। देखो अगर आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ाएंगे, एंथैल्पी भी बढ़ जाती है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है, हीट कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। जैसे 1 किलो कॉपर का और 5 किलो कॉपर का हीट कैपेसिटी सेम नहीं होगा, लेकिन जब मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे मास फिक्स करता हूँ, यानी अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होता। समझ में आया ना? तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। तो दिस वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो इसका ऑप्शन जो है वो ए नहीं, सी नहीं, डी नहीं, सिर्फ बी है। क्या है? बी, राइट। और अब और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रहा है टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स एक्सिबिट 1 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, 2 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये याद रखना है, इसमें 2 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड्स रहते हैं। समझ में आना? ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मीजनर इफेक्ट तो आपको मालूम है क्या है। मीजनर इफेक्ट इज कंप्लीटली ओबेड बाय, ये याद रखना।
ये जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स है ना, ये अच्छी तरह से मीजनर इफेक्ट को ओबे करते हैं कंप्लीटली, जबकि टाइप 2 जो है कंप्लीटली ओबे नहीं करते, टू सम एक्सटेंट ओबे करते हैं, मैं बोलूँगा पार्टली ओबे करते हैं, कंप्लीटली ओबे नहीं करते। क्लियर, समझ में आया? तो इसका ऑप्शन आएगा ए। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52, अब थोड़े से रह गए, बर्दाश्त कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 का देखो, ये है कॉपर पेयर लिखा है इसने, ये एक्चुअली कूपर पेयर है, ठीक है। कूपर पेयर हैज़ इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, सही है। कूपर पेयर में जो हम कूपर पेयर इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसमें इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम रहता है, ये सही है। इक्वल एंड अपोजिट स्पिन, ये भी सही है। अनइक्वल एंड सेम स्पिन, ये गलत है। तो इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है, ऐसा कैसे? अच्छा सॉरी, इसमें नीचे ये है दिया, ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन पूछ रहा है ओनली वन इज करेक्ट, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओनली वन नहीं, ओनली टू नहीं, फिर कौन सा है? 1 and 2, ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 2, राइट। उसके बाद में और एक क्वेश्चन पूछा है इसमें। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है द एक्सक्लूजन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाय सुपर कंडक्टर इज नोन एज, उसी को तो हम मीजनर इफेक्ट कहते हैं ना। यानी एक मटेरियल में अगर सुपर कंडक्टिविटी होगी तो यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू नहीं जाता। दिस एक्सक्लूजन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज नोन एज मीजनर इफेक्ट। लेकिन ये मीजनर इफेक्ट कुछ हद तक चलता है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो उस वक्त ये मीजनर इफेक्ट ब्रेक होता है, यानी उस टाइम पे, यानी अगर हम वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो उस सूरत में ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसके थ्रू चली जाती हैं, तब ये सुपर कंडक्टर डायमैग्नेटिक या सुपर कंडक्टर नहीं रहता, ये याद रखना। लेकिन कब? जब बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन फिलहाल आप याद रखो इसका ऑप्शन है सी, यानी मीजनर इफेक्ट। द टेम्परेचर एट विच ए मटेरियल ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम ए नॉर्मल टू सुपर कंडक्टिंग फेज, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ में आया? क्रिटिकल टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 54 का हो गया। अब आता है 55। सुपर कंडक्टिविटी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कॉमरलिंग ओन्स, है ना, एच के ओन्स, ये अभी हमने देखा, ये डबल इसने क्वेश्चन दिया है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए कूपर पेयर इज डैश द एनर्जी गैप ऑफ सुपर कंडक्टर। ये हमेशा इसके डबल रहता है, ट्वाइस, मैं बोलूँगा ट्वाइस, यानी डबल दैट ऑफ एनर्जी गैप, ट्वाइस, राइट। उसके बाद में और एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, मीजनर इफेक्ट ब्रेक्स डाउन व्हेन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज, अभी मैंने ये बताया आपको, इट इज़ टू लार्ज या वेरी हाई, मैं बोलूँगा मीजनर इफेक्ट तब काम नहीं करता, नहीं ब्रेक डाउन होता। तो इसका मतलब इसका 57 का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। इसके बाद में एग्जाम्पल ऑफ एलॉय नोन इन टाइप 1 सुपर कंडक्टर, ये बहुत ही मशहूर है, TaSi2, ये है इसका ऑप्शन। ये आप नेट पे भी से भी निकाल सकते हैं, नेट पे मिल जाता है। उसके बाद में इब्को या वेबको बोलते हैं इसको, या YbCu, यानी ये YbA2Cu3O9 है, क्यूपरेट सुपर कंडक्टर, इसको आप शॉर्टकट में बोलते हैं इब्को या YbCu। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर नाइट्रोजन के जो लिक्विड नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे ज़्यादा रहता है, तो ये है 93 केल्विन। समझ में आया? तो ये याद रखना, ये मशहूर सुपर कंडक्टर इसीलिए। अब आते हैं लास्ट पे, लास्ट वाला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ वाटर हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये आप याद रखना, ये है आइस। क्या ये आइस? समझ में आया? तो सॉलिड आइस की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स करो, इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो भी मैंने यहाँ पे बताया है। इसलिए अगर पहले वाले जो की में जो फर्स्ट की है, फर्स्ट पार्ट, उसमें कोई गलती है तो उसके लिए मैं सॉरी बोल सकता हूँ, ठीक, क्योंकि गलती हो गई उस टाइम पे लिखने में, लड़कों को दुख होता है। अच्छा हुआ मैंने दूसरा पार्ट जो है थोड़ा लेट बनाया, किसी ने वो कमेंट किया था तब मैंने उसको देखा, हाँ मैंने गलती की है, तो मैं मानता हूँ। चलो आज इतना ही, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।